चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट लेते हैं। हमने IAS 33 में सारी बेसिक डिस्कशन देख ली, प्लस वी हैव सीन अगर बोनस इशू आता है तो उसको कैसे डील करते हैं। हम इस चीज़ को भी देख चुके हैं कि राइट इशू भी आ जाए और बोनस राइट दोनों एक साथ आए तो उसे IAS 33 के अंदर कैसे इंक्लूड किया जाता है। वी हैव ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रीस्टेटेड EPS। जब भी बोनस इशू होगा, राइट इशू होगा, तो आपको बेसिकली अपने प्रीवियस ईयर के EPS को, बेसिक EPS को एज वेल एज डायलूटेड, बात करेंगे डायलूटेड की, दोनों को रीस्टेट करना होता है। तो आज एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज डायलूटेड EPS। एक्चुअली सिर्फ डायलूटेड की बात करें तो मतलब डायलूट होना मीन्स रिड्यूस होना, कम होना। अब डायलूटेड EPS को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, और द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, बेसिकली पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब ये होता है कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डे वन में ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है, लेकिन वो ऑर्डिनरी शेयर्स बन सकते हैं। जैसे आज का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली आज जो पढ़ रहा है कि स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, तो हम कह सकते हैं वो एक पोटेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, सेम थिंग अप्लाइज हियर। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर मीन्स जो डे वन में ऑर्डिनरी शेयर नहीं है लेकिन ऑर्डिनरी शेयर बन सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आप कह सकते हैं एक एग्जाम्पल है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की। एक्चुअली अगर एक कंपनी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करती है तो जो बॉन्ड का इन्वेस्टर है, जिसने कन्वर्टेबल बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मेच्योरिटी पे उसकी मर्जी है, वो कंपनी से कैश ले ले या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट करवा ले। तो ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं ये ऑर्डिनरी शेयर्स बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि बने, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या बन सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर एक ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो डे वन में ऑर्डिनरी नहीं है लेकिन वो ऑर्डिनरी बन सकता है। उसकी गारंटी नहीं कि ऑर्डिनरी बनेगा, बट एक पॉसिबिलिटी है कि ऑर्डिनरी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और आसान कर लेते हैं। स्टूडेंट कुछ इस तरह से भी सोचते हैं कि सर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल भी होते हैं, इरिडीमेबल भी होते हैं। लेट्स मेक इट इजी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ कन्वर्टेबल का वर्ड आ जाए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ कन्वर्टेबल का वर्ड आ जाए, बस वो एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है। अब चाहे वो रिडीमेबल हो या इरिडीमेबल हो, बस कन्वर्टेबल का वर्ड पहले अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या बन जाएगा, एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर बन जाएगा। रिपीट, कन्वर्टेबल का वर्ड किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ लिखा हुआ आपको दिखाई देता है, बस जहां कन्वर्टेबल आ गया इट मीन्स वो एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है। एक और एग्जांपल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर ऑप्शंस। ये शेयर ऑप्शंस बेसिकली क्या होते हैं, हल्का सा आइडिया। ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली क्या करती हैं, अपने वैल्यूबल एम्प्लॉयज को अपने पास रिटेन रखने के लिए उनके पास एक ही तरीका होता है कि हम अपने वैल्यूबल एम्प्लॉयज का रेमुनरेशन पैकेज अट्रैक्टिव कर दें। जाहिर सी बात है, एक वैल्यूबल एम्प्लॉय है तो ठहरेगा नहीं आपके पास अनटिल अनलेस आप उसे एक अच्छा रेमुनरेशन पैकेज ना दें। सो ऑर्गेनाइजेशन व्हाट डू दे डू, वो समटाइम शेयर ऑप्शन की स्कीम्स के थ्रू अपने वैल्यूबल एम्प्लॉयज के रेमुनरेशन पैकेज को अट्रैक्टिव बनाते हैं। किस तरह से शेयर ऑप्शन काम करता है पहले इस पे बात करते हैं, और फिर इस चीज को भी डिस्कस करते हैं कि शेयर ऑप्शन पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर कैसे होता है। देखिए फॉर एग्जांपल, मान लें कि एक शेयर ऑप्शन स्कीम है, और इस शेयर ऑप्शन स्कीम में कंपनी कह रही है अपने एम्प्लॉयज को कि जी मान लो जो वैल्यूबल एम्प्लॉयज हैं, हम आपको 50,000 शेयर्स देंगे
एक्सरसाइज प्राइस का मतलब होता है ये वो प्राइस है जो एम्प्लॉय जब इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा तो पे करेगा। लेट्स से एक्सरसाइज प्राइस होगी अज्यूमिंग $20 पर शेयर ऑप्शन। लेट्स से एक्सरसाइज प्राइस है $20 पर शेयर ऑप्शन। आप जब एक शेयर ऑप्शन को एक्सरसाइज करने जाएंगे तो यू हैव टू पे $20। अब मान लो जिस दिन ये शेयर ऑप्शन की स्कीम दी जा रही है उस दिन एवरेज मार्केट वैल्यू $50 चल रही है एक शेयर की। तो बेसिकली अगर एक्सरसाइज प्राइस $20 है, एवरेज मार्केट वैल्यू 50 चल रही है, तो थोड़ा सा सोचिएगा, एम्प्लॉय भी थोड़ा दिमाग लड़ाएंगे कि यार जो चीज़ ऑन एवरेज मार्केट में 50 की चल रही है हमें 20 की मिलेगी, लेकिन वो 20 की आज नहीं मिलेगी, वो 20 की मिलेगी जरूर बट इन द फ्यूचर। नॉर्मली क्या होता है जब शेयर ऑप्शन की स्कीम दी जाती है तो साथ में कोई टाइम पीरियड दिया जाता है कि जी आपको हमारे पास अगले 3 साल तक ठहरना पड़ेगा, अगले 2 साल तक ठहरना पड़ेगा, तो आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल लेट से मान लो एम्प्लॉय को कहा जाता है कि यार आप 4 साल तक ठहरो तो आप हमसे 50,000 शेयर्स ले सकते हैं और एक शेयर हम आपको 20 का देंगे बस। अब थोड़ा सा सोचते हैं कि आज एवरेज मार्केट वैल्यू 50 है, अगले 4 साल में हो सकता है एवरेज मार्केट वैल्यू 100 हो जाए, 200 हो जाए, लेकिन एम्प्लॉय को एक शेयर के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ $20 देने हैं। तो एम्प्लॉय जो बेसिकली पे करेगा एक शेयर के अगेंस्ट सिर्फ कितना पे करेगा, $20। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये शेयर ऑप्शंस जो हैं ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स क्यों है, उसकी एक रीजन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने एम्प्लॉयज को कहते हैं यार स्टे विद अस फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, हम आपको 50,000 शेयर्स देंगे और मान लो कि एक शेयर जो हम आपको देंगे वो देंगे $20 का, आज उसकी एवरेज मार्केट वैल्यू 50 चल रही है। अब हो सकता है एम्प्लॉय 1 साल के बाद कंपनी छोड़ के चला जाए, उसको अगर कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो ठहरेगा नहीं, तो इसलिए शेयर ऑप्शन शायद हो सकता है कभी ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट ही ना हो। अनदर रीजन, लॉजिकली शेयर ऑप्शन से एम्प्लॉय बेनिफिट उसी वक्त ले सकता है जब 4 साल के बाद मार्केट की वैल्यू $20 से ज्यादा हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि 4 साल के बाद मार्केट के अंदर जो शेयर की प्राइस चल रही हो $10 चल रही हो, तो जो चीज मार्केट में $10 की है उसके अगेंस्ट कोई भी $20 पे नहीं करेगा। व्हाट आई वांट टू से, शेयर ऑप्शन ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो भी सकते हैं और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कन्वर्ट ना हो। इसलिए हम कहते हैं शेयर ऑप्शन भी बेसिकली क्या है, एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स है। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर मीन्स जो डे वन में ऑर्डिनरी नहीं है लेकिन वो ऑर्डिनरी बन सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी बनने की गारंटी नहीं होती, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन आज का स्टूडेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, लेकिन माजरत के साथ कोई गारंटी थोड़ी है कि हर वो स्टूडेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन ले रहा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है ना भाई, ये कोई एमबीए थोड़ी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो बस समझे अब तकरीबन 99% लोग एमबीए बनेंगे ही बनेंगे, यहाँ ऐसा नहीं है। तो शेयर ऑप्शन डे वन में पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर, ये ऑर्डिनरी बन सकता है, गारंटी कोई नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का कॉन्सेप्ट है जिसका हमें आइडिया हुआ है अब थोड़ा सा, कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर मीन्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डे वन में ऑर्डिनरी नहीं है लेकिन ऑर्डिनरी फ्यूचर में बन सकता है। सवाल है कि इस पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का डायल्यूटेड ईपीएस से क्या लिंक है। अब ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द लिंक बिटवीन पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डायल्यूटेड ईपीएस। एक्चुअली जब हम डायल्यूटेड ईपीएस की बात करते हैं तो हम कहते हैं डायल्यूटेड ईपीएस एक अजम्पशन बेस्ड वैल्यू है। डायल्यूटेड ईपीएस एक अजम्पशन बेस्ड वैल्यू है और डायल्यूटेड ईपीएस के अंदर हमारी अजम्पशन क्या है ये सुन लीजिएगा। वाइल कैलकुलेटिंग डायल्यूटेड ईपीएस हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर सारे के सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स डे वन में ऑर्डिनरी बन जाएं तो जो हमारा ईपीएस होगा उसको हम क्या कहते हैं, डायल्यूटेड ईपीएस। रिपीट, डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हुए हमारी ये अजम्पशन होती है कि अगर सारे के सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स डे वन में ऑर्डिनरी बन जाते हैं तो जो हमारा ईपीएस होगा उसको हम डायल्यूटेड ईपीएस कहेंगे। सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज द बेनिफिट या व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कैलकुलेटिंग डायल्यूटेड ईपीएस।
पहली बात तो ये कि एक अजम्पशन बेस्ड वैल्यू है, ऑब्वियसली पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर डे वन में ऑर्डिनरी नहीं बनने वाला। फिर हम ये अजम्पशन क्यों लेते हैं, तो इसकी लॉजिक सुन लें। IAS 33 ये कहता है कि डायल्यूटेड EPS को कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव ये है टू शो द डार्कर साइड ऑफ द बिजनेस। अपने इन्वेस्टर को ये बताना कि यार आपको जो बेसिक EPS नजर आ रहा है वो रिड्यूस होके यहां तक जा सकता है। तो बेसिकली जब हम डायल्यूटेड EPS निकालेंगे, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो EPS कम हो जाएगा। तो डायल्यूटेड कैलकुलेट करना मीन्स हम अपने बिजनेस की एक डार्क साइड दिखाते हैं, ताकि इन्वेस्टर जरा सोच समझ के हमारी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करे। अब किस तरह से डायल्यूटेड EPS कैलकुलेट होगा, सबसे पहले शेयर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। शेयर ऑप्शंस में हमेशा शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन को लिया जाएगा डायल्यूटेड EPS निकालते हुए। रिपीट, शेयर ऑप्शंस की केस में हमेशा शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन को लिया जाएगा टू कैलकुलेट डायल्यूटेड EPS। सवाल ये पैदा होता है कि शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन कैसे आएगा। वेरी सिंपल, अपनी इसी एग्जांपल को ले लेते हैं और लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन। शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन, देखिए कंपनी 50,000 शेयर्स दे रही है, एवरेज मार्केट वैल्यू चल रही है 50। अब एवरेज मार्केट वैल्यू 50 चल रही है और एक्सरसाइज प्राइस 20 है। इट मींस कितना पैसा कंपनी नहीं ले रही, $30। रिपीट, एवरेज मार्केट वैल्यू $50 है और एक्सरसाइज प्राइस $20 है। तो कितना अमाउंट कंपनी नहीं ले रही, दैट इज 30। सिंपली यू विल गेट 30,000। ये 30,000 आपके शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन होंगे। लेट मी रिपीट, हाउ डू वी कैलकुलेट शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन। आप चाहें तो एक फॉर्मूला बना सकते हैं, यहां पे आप ले लें सारे के सारे शेयर ऑप्शंस जो क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज मार्केट वैल्यू। ऑफ कोर्स एवरेज मार्केट वैल्यू किसकी, शेयर की। तो बेटा आपके पास शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन आ जाएंगे और डायल्यूटेड EPS निकालते हो हम शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन को कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो हाउ डू वी कैलकुलेट डायल्यूटेड EPS। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डायल्यूटेड EPS एक अजम्पशन बेस्ड वैल्यू है एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग डायल्यूटेड EPS हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर सारे के सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स डे वन में ऑर्डिनरी बन जाएं तो जो हमारा EPS होगा उसको हम डायल्यूटेड EPS कहते हैं। और डायल्यूटेड EPS कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव है टू शो द डार्कर साइड ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल APLC के पास शेयर्स हैं, मान लो यार 1 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है अज्यूमिंग 200,000, शेयर ऑप्शंस हैं 30,000, एक्सरसाइज प्राइस assuming $20, एवरेज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मान लो 60। बस यही छोटा सा डेटा गिवन है और दो रिक्वायरमेंट्स है, कैलकुलेट बेसिक EPS और बेटा सेकंड रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट डायल्यूटेड EPS। तो एक सिंपल सा डेटा गिवन है कि APLC के पास 1 लाख शेयर्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200,000 है, शेयर ऑप्शंस 30,000, एक्सरसाइज प्राइस $20, एवरेज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है $60। हमारे पास हमें बेसिक एंड डायल्यूटेड EPS को कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई।
अगर मजीद मतलब इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, शेयर्स इशू कुछ भी, तो फिर जो गिवन शेयर्स हैं वही वेटेड एवरेज शेयर्स हैं। बड़े आराम से आपके पास बेसिक ईपीएस आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200,000 है। 1 लाख शेयर्स है। बेसिक ईपीएस आ रहा है $2 पर शेयर। ओके, नाउ डाइल्यूटेड ईपीएस जब हम निकालेंगे, लेट मी रिपीट, हमने कहा था डाइल्यूटेड ईपीएस एक अजम्पशन बेस्ड वैल्यू है, और वाइल कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस हम ये अज्यूम करते हैं कि सारे के सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स अगर डे वन में ही ऑर्डिनरी बन जाते हैं, तो जो हमारा ईपीएस होता है हम उसको डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। ओके, शेयर ऑप्शन के केस में सिर्फ और सिर्फ शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन को लिया जाता है टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन। शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन, शेयर ऑप्शंस 30,000 दे रखे हैं जी हमें, 30,000। इसको डिवाइड करेंगे एवरेज मार्केट वैल्यू से। एवरेज मार्केट वैल्यू में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस कर देंगे तो आता है 40। यहाँ ले लेते हैं 40। सो लेट्स सी जी क्या सिनेरियो है। तो शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन आ रहे हैं जी 20,000। शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन आ रहे हैं 20। डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए आपको शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन को लेना है। अब सिंपली कैलकुलेट करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200,000 दे रखा है। पहले आपके पास 100,000 शेयर्स थे, अब उसमें 20 ऐड हो जाएंगे। ऑलरेडी आपके पास मान लो वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स 1 लाख है, उसमें 20,000 शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन को ऐड कर देंगे तो ये 120 हो जाएंगे। अब बेटा अगर हम 200,000 को 1,20,000 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है जी 1.67 कर ले। ये आपका डाइल्यूटेड ईपीएस आ गया। आप देख सकते हैं कि आपका डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक से कम है। शेयर ऑप्शन के केस में हमेशा आपके पास डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा, और डाइल्यूटेड का मतलब मैंने बताया था, डाइल्यूटेड मींस जब ईपीएस सिंपली रिड्यूस होना। अच्छा जी, अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। हमने कहा था पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स में एक एग्जांपल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की भी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अगर क्वेश्चन में कन्वर्टेबल बॉन्ड हो, क्वेश्चन में अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स दे रखे हैं तो फिर आप डाइल्यूटेड ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करोगे। लेट्स से एपीएलसी इशूड शेयर्स हैं 100,000 1124 को। मजीद इशूड शेयर्स हैं जी 250 ऑन 30th June 24। देन इशूड शेयर्स हैं हमारे पास 50,000 इन September 24, और ये बात हो चुकी है हमारी क्लास में। नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। तो ये इसका मतलब ये हुआ, ये 50,000 शेयर्स 30 सितंबर को इशू किए जा रहे हैं। फोर्थ, APLC is having 10% convertible bonds, is having 10% convertible bonds, and let's say amount ले लेते हैं जी 200,000। each convertible bond having par value 100 can be converted to
30 ordinary shares, 30 ordinary shares in 4 years time. पांचवा पॉइंट जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का दे रखा है 5 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 5 लाख, टैक्स का रेट है जी 30%, ईयर एंड है दिसंबर 24, रिक्वायर्ड हमें बेसिक ईपीएस निकालना है, सेकंड हमें डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। सो वी नीड टू कैलकुलेट बेसिक एज वेल एज डाइल्यूटेड ईपीएस। हमें बेटा बेसिक ईपीएस के लिए पहले वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स निकालने होंगे, जाहिर सी बात है, उसके बाद ही हम बेसिक पे बात करेंगे, और आफ्टर बेसिक ही हम बात कर सकते हैं डाइल्यूटेड कैसे आएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं हाउ डू वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। डेट, यहां ले लेंगे जी नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, यहां लिया जाता है टाइम फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर लिख लें प्रेजेंटेशन के लिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट फैक्टर है नहीं। एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा अगर कोई राइट इशू या बोनस की बात हो रही होती है। फाइनल पॉइंट आ रहा है जी वेटेड एवरेज, आप पूरा लिख लीजिएगा वेटेड एवरेज। 1124 को शेयर्स इशूड है हमारे पास 1 लाख, इसके बाद 30 जून को 2,50,000 शेयर्स इशू हैं। शेयर्स इशूड 2,50,000, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यार 30 जून को कंपनी के पास टोटल शेयर्स हो जाएंगे 350, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से 100,000 शेयर्स हैं, जिस कंपनी के पास पहले से 100,000 शेयर्स हैं, अगर वो मजीद 250 शेयर्स 2,50,000 शेयर्स इशू करेंगे तो ऑब्वियसली उनके पास टोटल शेयर्स हो जाएंगे 3,50,000। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम कह सकते हैं जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी 2024, 1 लाख शेयर जो इशू हुए थे, उसके बाद अगले शेयर्स इशू हो रहे हैं 30 जून को, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 6 मंथ्स का है, तो यहाँ पे टाइम फैक्टर आएगा 6/12। नेक्स्ट शेयर्स हमने इशू किए हैं सितंबर में, जो कि 50,000 है। सो 30 सितंबर, नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। सितंबर लिखा था, डेट नहीं लिखी, तो हमेशा क्या अज्यूम करेंगे, एंड ऑफ द मंथ। सो 30 सितंबर 24 को जो शेयर्स इशूड है वो 50,000 है। इसका मतलब है 30 सितंबर 24 को टोटल जो शेयर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे बेटा 400,000, और फिर 30 सितंबर के बाद कोई मजीद शेयर्स इशू नहीं हुए तो दिसंबर तक यही शेयर्स हैं 4 लाख। अब 30 जून के बाद अगली ट्रांजेक्शन 30 सितंबर को हो रही है। द डिफरेंस बिटवीन 30 जून 24 एंड 30 सितंबर 3 मंथ्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पे टाइम फैक्टर 3/12 आएगा, और 30 सितंबर से लेके दिसंबर तक भी 3 मंथ्स है, तो टाइम फैक्टर 3/12 आएगा। ओके, अब अगर हम सिंपली कैलकुलेटर यूज करें तो शुरू में हमारे पास आता है 50,000 ऑब्वियसली, 3,50,000 को आप मल्टीप्लाई करें 3 से, डिवाइड करें 12 से, आई एम गेटिंग 87,500। फिर बेटा यहाँ 100,000 आ जाएगा,
इन सबको ऐड कर दें तो आपके पास वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स आते हैं एंड आई एम गेटिंग 2,37,500। सबसे पहले हमारे पास 50,000 शेयर्स है, फिर हमारे पास 87,500 है, एंड देन वी हैव 1 लाख। ठीक है जी। अब बहुत ही आराम से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है हमें 5 लाख। आप 500,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लें, इसे 2,37,500 से डिवाइड कर दें। 500,000 डिवाइड बाई 2,37,500, तो हमारा बेसिक ईपीएस आता है 2.105। बेसिक ईपीएस आ रहा है 2.105। नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूटेड ईपीएस, ये तरह समझने वाला पॉइंट आ गया हमें। ऑलरेडी आप वेटेड एवरेज शेयर्स निकाल चुके हैं बेसिक ईपीएस के लिए। बेसिक ईपीएस के लिए जो हमने वेटेड एवरेज शेयर्स निकाले हैं वो है 2,37,500। बेसिक ईपीएस के लिए जो हमने वेटेड एवरेज शेयर्स कैलकुलेट किए वो है 2,37,500। अब प्लीज सुनिएगा, वाइल कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस हम ये अज्यूम करते हैं, कि सारे के सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स डे वन में अगर ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएं तो जो हमारा ईपीएस होगा उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड ईपीएस कहेंगे। रिपीट, डाइल्यूटेड ईपीएस एक अजम्पशन बेस्ड वैल्यू है और इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर डे वन में सारे के सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स ऑर्डिनरी बन जाए तो जो हमारा ईपीएस होगा उसको हम डाइल्यूटेड कहते हैं। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का टोटल अमाउंट है 200,000। एक बॉन्ड की पार वैल्यू 100 है और एक बॉन्ड 30 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। ऑब्वियसली आज कन्वर्ट नहीं होगा, 4 years टाइम में कन्वर्ट होगा, लेकिन क्योंकि डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हो हम ये अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर डे वन में ही कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम ये अज्यूम करेंगे कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो कन्वर्जन की वजह से नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बढ़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कन्वर्जन की वजह से जब नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बढ़ेंगे उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत आसान है। पहले आप कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का अमाउंट ले लें विच इज 200,000। इसे बेसिकली डिवाइड करना पड़ता है पार वैल्यू से। लॉजिकली अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको देखें, $200,000 डिवाइड बाय $100, ऑटोमेटिकली आंसर नंबर ऑफ बॉन्ड्स का आ जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी ने कितने बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं। जैसे अगर आप रिकॉल करें, हम शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करते थे तो हमें ये पता चल जाता है इशूड शेयर्स कितने हैं। द सेम थिंग इज हैपनिंग हेयर। जब हम 200,000 को पार वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें इशूड बॉन्ड्स पता चल जाएंगे और एक कन्वर्टेबल बॉन्ड 30 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। तो हमें आइडिया एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि जब कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं तो कितने ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे टोटल। आई एम गेटिंग 60,000 एंड लेट मी रिपीट। पहले आपने टोटल बॉन्ड्स का अमाउंट ले लिया, नॉमिनल अमाउंट टोटल 200,000, डिवाइड किया आपने पार वैल्यू से, एक बॉन्ड की पार वैल्यू से जो कि गिवन है आपको। लॉजिकली आपके पास इशूड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ जाएंगे। जैसे अगर आप, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉल करें, आप शेयर कैपिटल को जब पार वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जब आप शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपके पास इशूड शेयर्स आ जाते हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग हेयर। हम 200,000 को जब पार वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें इशूड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपके पास
जब इन बॉन्ड्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये टोटल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएंगे 60,000 ऑर्डिनरी शेयर्स में। तो प्लीज देखिएगा, जैसे ही हम ये अज्यूम करेंगे कि यार कन्वर्टेबल बॉन्ड A1 में ऑर्डिनरी बन गया है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। तो इसमें ऐड कर दो शेयर्स फ्रॉम कन्वर्जन। इसमें हम ऐड कर देंगे शेयर्स फ्रॉम कन्वर्जन। बॉन्ड्स का जो अमाउंट है वो 200,000 है, उसको 30 से मल्टीप्लाई किया, पार वैल्यू 100 से डिवाइड किया, आई एम गेटिंग 60,000। अब आपका रिवाइज वेटेड एवरेज शेयर्स आ जाएंगे। रिवाइज जो वेटेड एवरेज होंगे 2,97,500। चलें, ये तो आपने रिवाइज वेटेड एवरेज शेयर्स निकाल ली। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज दैट? एक्चुअली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है ना, बॉन्ड्स, लाइबिलिटी, लोन, हम उस पर इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन द मोमेंट आई एम गोइंग टू मेक एन अजम्पशन कि जी मेरे कन्वर्टेबल बॉन्ड तो ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, अब ये समझने वाला पॉइंट है। अगर हमारे कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर हमें जाहिर सी बात है बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। क्यों? सब बॉन्ड्स तो रहेंगे ही नहीं ना। बॉन्ड्स तो बेसिकली किस चीज में कन्वर्ट हो चुके हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स में। तो आपके बॉन्ड्स जैसे ही ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ द डे आई एम गोइंग टू मेक एन अजम्पशन कि यार मेरा बॉन्ड एक्चुअली कन्वर्टेबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया ऑर्डिनरी शेयर्स में, तो इन बॉन्ड्स पे जो पहले इंटरेस्ट हमें देना था वो इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटरेस्ट आपका सेफ होगा। सबसे पहले चेक करते हैं कि इंटरेस्ट सेफ कितना होगा। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही हम ये अज्यूम करेंगे कि कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, तो फिर ऑब्वियस सी बात है यार उन बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट देते थे अब वो इंटरेस्ट नहीं देंगे, आपका इंटरेस्ट सेव होगा। अब इंटरेस्ट सेव कैसे होगा? बहुत सिंपल है। मैं सिर्फ अगर इंटरेस्ट सेविंग आपको दिखाने की कोशिश करूं, इंटरेस्ट सेविंग कैसे आएगी? आप बॉन्ड्स का अमाउंट लें विच इज 200,000 और सिंपली इसको बॉन्ड के रेट से मल्टीप्लाई कर दें। लॉजिकली जो बॉन्ड का रेट है, ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड से पहले लिखा गया है, इसका टेक्निकल नेम होता है कूपन रेट। कूपन रेट का आसान सा मतलब ये होता है, ये वो कैश इंटरेस्ट का रेट है जो हर साल कंपनी बेसिकली क्या करती है, पे करती है। फिलहाल यहां देखें, अगर आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो हम 200,000 का 10% इंटरेस्ट दिया करते थे, अब हमारा इंटरेस्ट सेव होगा। अब समझने वाला पॉइंट है कि यार एक पीएनएल में 20,000 का पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा था, अब उस पीएनएल में 20,000 का इंटरेस्ट नहीं आएगा। समझना, अगर पीएनएल में 20,000 का इंटरेस्ट नहीं आएगा तो अर्निंग्स बढ़ेंगी। थोड़ा सा विजुअलाइज करें, एक प्रॉफिट एंड लॉस है जिसमें से आप 20,000 माइनस करते हैं। अब अगर आप 20,000 माइनस नहीं करेंगे बिकॉज के कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो गया है, तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट सेव होने का मतलब ये है कि अर्निंग्स बढ़ेंगी। अब याद रखिएगा, जब अर्निंग्स बढ़ती हैं तो टैक्स भी बढ़ता है। रिपीट, अर्निंग्स बढ़ेंगी तो यू विल एंड अप बाय पेइंग मोर टैक्स। आप जब ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए होता है। तो जो इंटरेस्ट सेविंग्स है 20,000, इस 20,000 से लॉजिकली अर्निंग्स बढ़ेंगी, अर्निंग्स बढ़ेंगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। ईपीएस कैलकुलेट करते हुए आपको हमेशा इंटरेस्ट सेविंग आफ्टर टैक्स निकालनी है। रिपीट, ईपीएस कैलकुलेट करते हुए हमेशा हमें इंटरेस्ट सेविंग आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है। व्हाई डू वी नीड इंटरेस्ट सेविंग आफ्टर टैक्स? बिकॉज इन ईपीएस वी यूज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हम बिफोर टैक्स यूज नहीं करते। तो जब आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमें उस पर इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वो हमारा इंटरेस्ट सेव होगा। लेकिन हमें इस सेविंग को आफ्टर टैक्स करना है। तो क्वेश्चन ये, हाउ टू मेक इट आफ्टर टैक्स? बहुत आसान है। क्वेश्चन में अगर आप देखें 30% का टैक्स है। अब बस एक चीज समझिएगा, अगर एक स्टूडेंट ये कहता है कि यार 20,000 से मेरी अर्निंग्स बढ़ी
तो इस पे 30% का टैक्स भी आएगा। आप इसमें से 30% माइनस करें विच इज 6,000, आपको मिलेगा 14,000। ये 14,000 बेसिकली आपकी इंटरेस्ट सेविंग है आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट सेविंग पोस्ट टैक्स मीन्स आफ्टर टैक्स। तो एक प्रेजेंटेशन तो क्या है कि आपने 20 में से 6 माइनस कर दिया। अदर वे राउंड क्या हो सकता है, एक स्टूडेंट 20,000 ले, इंटरेस्ट सेविंग इसको आफ्टर टैक्स बनाना है, अब जागते रहेगा। टैक्स का रेट 30% है। अगर टैक्स का रेट 30% है, आप इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको डायरेक्टली 14,000 आ जाएगा आफ्टर टैक्स। अगर टैक्स का रेट 20% होता तो हम 80 से मल्टीप्लाई करते टू मेक इट आफ्टर टैक्स। अगर टैक्स का रेट 10% होता तो हम 20,000 को 90% से मल्टीप्लाई करते टू मेक इट आफ्टर टैक्स। और अगर क्वेश्चन में टैक्स का रेट ही नहीं होता तो पूरा 20,000 ही आपका आफ्टर टैक्स होता। देयर आर फ्यू पॉसिबिलिटीज ना। अगर टैक्स का रेट 20 है तो आप 20,000 को 80% से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर टैक्स का रेट 10% है तो आप 20,000 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे टू मेक इट आफ्टर टैक्स। लेकिन अगर क्वेश्चन में टैक्स का रेट ही नहीं है तो एंटायर 20,000 बिकम्स योर आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट सेविंग। तो बेसिकली कन्वर्टेबल बॉन्ड के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज वेटेड एवरेज शेयर्स नहीं निकालने, हमें रिवाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट करना होगा। तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लें पहले, जो कि 500,000। इसमें सिंपली ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट सेविंग आफ्टर टैक्स। सबसे पहले आप बॉन्ड्स का अमाउंट लें विच इज 200,000 इंटू 10%। अगर टैक्स का रेट 30 है तो हम इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 14,000। तो आपके पास रिवाइज अर्निंग्स आ जाएंगी 5,14,000। ये रिवाइज पीएटी आ गया। अब आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल सकते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस हम अब रिवाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5,14,000। हम अब रिवाइज वेटेड एवरेज शेयर्स हैं 2,97,500। इट मीन्स 540 डिवाइड बाय 2,97,500। आंसर आ रहा है जी 1 पॉइंट राउंड ऑफ करके 73, वरना 1.7277 आ रहा है। ये आ रहा है 1.73 और बेसिक ईपीएस आपके पास आया था दिस। अब एक बात ध्यान से सुने, बेसिक ईपीएस 2.105 है और डाइल्यूटेड उससे कम है 1.73। अगर कभी ऐसा हो, जो कि हो सकता है, अगर कभी आपका डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक से ज्यादा आ जाए, ठीक है, मतलब कन्वर्टेबल बॉन्ड के केस में एक पॉसिबिलिटी है ऐसा हो, क्योंकि कन्वर्टेबल बॉन्ड के केस में सिर्फ आपके नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बढ़ते डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए, आपकी अर्निंग्स भी बढ़ती हैं। जस्ट अज्यूम कर लेते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो कि आपका डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक से भी ज्यादा हो, फिर उसको हम डाइल्यूटेड नहीं कहते, एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। और एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस को हम डिस्क्लोज नहीं करते। वजह, एक्चुअली डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव ये टू शो द डार्कर साइड ऑफ द बिजनेस। सर अगर एंटी डाइल्यूटेड आएगा वो तो ब्राइट साइड दिखा देगा। तो हम सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस को, बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस को डिस्क्लोज करते हैं। अगर आपका डाइल्यूटेड बेसिक से ज्यादा आ जाए तो उसको एंटी डाइल्यूटेड कहते हैं और उसको फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिस्क्लोज नहीं करते। तो अब थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कन्वर्टेबल बॉन्ड के केस में किस तरह से हम डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, शेयर ऑप्शन के केस में हम किस तरह से डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। अब डाइल्यूटेड को लेके बेसिकली एक और वैरायटी है जिसका आपको पता होना चाहिए। वो वैरायटी कुछ है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हो। अगर एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हो तो फिर डाइल्यूटेड ईपीएस को कैलकुलेट करने का तरीका, प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है। फिर हम बेसिकली डाइल्यूटेड ईपीएस को स्टेटमेंट्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। पहली स्टेटमेंट में हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं और दूसरी स्टेटमेंट में हम डाइल्यूटेड ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं।
तो अगर एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हों तो फिर किस तरह से डायल्यूटेड ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी प्रिपेयर स्टेटमेंट्स टू कैलकुलेट डायल्यूटेड ईपीएस व्हेन वी हैव बीन गिवन मोर देन वन पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। तो बेटा आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं देन हाउ डू वी कैलकुलेट डायल्यूट, क्योंकि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा सिर्फ डायल्यूटेड पे आएगा, बेसिक पे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बेसिक ईपीएस में तो आपके पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आते ही नहीं है। तो बस छोटा सा पॉइंट क्या है जो याद रखना है, अगर एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएंगे तो डायल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन का तरीका चेंज हो जाएगा। स्टेटमेंट्स बनती हैं, हम देखेंगे इंशाल्लाह कैसे वो स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास इसी पॉइंट से शुरू करेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।